हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 जुलाई। आज की वर्कशीट में हम वृत्त के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित कुछ पद और इससे संबंधित कुछ प्रमेय जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो आज हम उनका सिर्फ कथन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें रिवीजन वृत्त वाले चैप्टर की। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। क्या है इस पूरी लाइन का मतलब? तो कह रहा है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। तो देखो ये है ना वृत्त, इन सभी बिंदुओं का समूह एक स्थिर बिंदु से, एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इससे स्थिर दूरी पर स्थित हो। तो ये जितनी भी सारी दूरियां हैं ये क्या है, एक समान है। ठीक है, और जो वो स्थिर बिंदु जिसकी बात हो रही है, उस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। मतलब कि जो सर्कल है उसका क्या है, वो सेंटर है। ठीक है, और जो स्थिर दूरी की बात हो रही है, जो ये दूरी बन रही है, ये सब क्या होती है, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, और त्रिज्या होता क्या है, केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। तो अगर एक वृत्त हो और यहाँ पर एक बिंदु हो और केंद्र की एक बिंदु हो, इसको मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और आपको पता है एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्या होती है। आप कितनी भी त्रिज्या बना सकते हो एक वृत्त के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ बना देती हूँ, ये लो, कितनी भी, जितनी आप चाहो, ये सब आपकी त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि जो ये रेखाखंड बन रही है, इसकी जो दो बिंदु है वो एक वृत्त पे है और एक केंद्र पे है। ठीक है, चलिए कुछ और जानते हैं वृत्त के बारे में। जैसे कि यहाँ पर पहला ही लिखा है चाप। क्या होता है ये चाप? वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। तो दो बिंदु वृत्त पर होने चाहिए, लेकिन वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक वृत्त ये बना दूं, तो इस पर जो ये दो बिंदु मैंने यहाँ पर बना दिए, दिख रहे हैं आपको दोनों बिंदु? तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गई, मेरी चाप बन गई। या फिर मैं ये बोलूं ये, तो ये भी मेरी चाप ही है। समझ में आ गई चाप क्या होती है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो ये तो आपने अभी चाप की कि ये चाप होती है, लेकिन इससे जो रेखाखंड बन रही है, जिससे ये दोनों बिंदु मिल गई, तो उस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और आपको पता है एक वृत्त में कितनी भी जीवा हो सकती है, आप कितनी भी बना के देख लो। ये लो यहाँ पर थी, तो ये एक बन गई, ये एक, यहाँ पर 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 एक। तो जो जीवा है ना, वो केंद्र से पास होके भी जा सकती है और केंद्र से पास होके नहीं भी जा सकती है। तो अगर केंद्र से पास होके कोई रेखाखंड जा रही है जो वृत्त को दोनों साइड पे टच कर रही है, तो वो आपकी जीवा है। और अगर वो केंद्र से पास होके नहीं जा रही पर वृत्त को दोनों साइड पे टच कर रही है, तो भी वो आपकी जीवा है। ठीक है, और लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? कुछ ना कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। तो दोनों में एक छोटा सा फर्क है, वो क्या? जो केंद्र से पास होके जीवा जा रही है ना, उसको हम व्यास भी कहते हैं। सिर्फ जो केंद्र से पास होके जा रही है, पर जो केंद्र से पास होके नहीं जा रही, उसको सिर्फ हम जीवा ही बोलते हैं, उसको हम व्यास नहीं कह सकते। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी व्यास होते हैं वो केंद्र से पास होके जाते हैं, ये रे जाते हैं ना केंद्र से पास होके, तो वो मेरे जीवा हो भी सकते हैं, जीवा होते हैं। लेकिन जो भी मेरे केंद्र से पास होके रेखाखंड नहीं जाती, वो मेरी जीवा नहीं हो सकती, वो मेरी व्यास नहीं हो सकती, सिर्फ जीवा ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ गए हम, त्रिज्या खंड। ये क्या चीज है, चलो इसको भी जानते हैं। यहाँ आकृति में आपको सब चीजें बता रखी हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। तो देखो त्रिज्याखंड है क्या, जहां पर दो ये त्रिज्याएं और
एक ये चाप मिल जाए तो इसके बीच का जो ये है भाग, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड के लिए आपको त्रिज्याएं चाहिए और चाप चाहिए, है ना। ऐसा अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको नीचे आज क्वेश्चंस दिए हैं ना खुद करने के लिए, उसमें मिलने वाला है, तो अच्छे से याद कर लीजिए, उस टाइम पे आपको खुद से ही भरने हैं वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर वृत्तखंड। ये क्या होता है, अब इसको भी जान लेते हैं। वृत्तखंड को क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ये रहा, तो इसमें क्या चाहिए होता है, जीवा, ये रही जीवा ए बी, और चाप ये, इसके बीच का जो ये है, जिसमें पिंक कलर हो रखा है, वो है आपका वृत्तखंड। तो त्रिज्याखंड क्या है, जिसमें आपको त्रिज्या और चाप चाहिए होती है, नाम ही बता रहा है त्रिज्याखंड, त्रिज्या चाहिए इसमें। वृत्तखंड में क्या चाहिए होता है, एक जीवा और चाप, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वृत्तखंड। क्लियर। चलिए, अब कुछ प्रमेय देख लें क्या है। आपने वैसे ये सारी प्रमेय 9th में पढ़ रखी है, जल्दी से इन्हें समझ लेते हैं, फिर हम अपने जो हमारे को क्वेश्चंस दिए हैं वो करेंगे। फर्स्ट आपसे कह रहा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। विलोम, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जो वृत्त पे दो जीवाएं अगर बराबर होती है, ठीक है, तो उनसे जो केंद्र पर कोण बनता है, जैसे कि ये दोनों जीवाएं मेरी बराबर है, इनसे केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण भी फिर मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऐसे आपको प्रमेय में लिखा गया है। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, विलोम, इसका उल्टा कर दो। अगर आपके पास केंद्र पे दो कोण बन रहे हैं, वो जीवा से बन रहे हैं, वो दोनों कोण बराबर हैं, तो वो जो दो जीवाओं से बन रहे हैं ना, वो दोनों जीवाएं भी आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, पहली प्रमेय समझ में आ गई। चलिए दूसरी प्रमेय देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। विलोम, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या है ये प्रमेय, ये प्रमेय आपको ये कह रही है कि एक वृत्त के केंद्र से अगर आप क्या कर रहे हो, जीवा पे एक लंब डाल रहे हो, जैसे कि ये आपके पास वृत्त है, ये आपके पास जीवा है, ये आपके पास केंद्र है, इससे आपने एक लंब डाला तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अब AO जो है आपका OB के बराबर हो जाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आप जीवा को समद्विभाजित करने के लिए केंद्र से एक रेखाखंड डालते हो तो वो रेखाखंड जीवा पे क्या होगा, लंब होगा। क्लियर। तो जब भी केंद्र से एक रेखाखंड जीवा पे डल रही है तो वो जीवा पे लंब होती है और उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, समद्विभाजित कर देती है उस जीवा को। ठीक है, चलिए तीसरी प्रमेय को जानते हैं। तीसरी प्रमेय हमको क्या कहती है, यहाँ पर एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। विलोम, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। अब अगर एक वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं तो वो केंद्र से बराबर की दूरी पे होती है, तो इसका मतलब इस आकृति में OP जो है वो OQ के बराबर होगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर दो जीवाएं बराबर दूरी पे है केंद्र से तो वो दोनों जीवाएं जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। नोट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपसे क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जो ये कोण होते हैं वो जो बाकी का आपका वृत्त का जो भाग बचा उस पे जो भी कोण होता है उसका दुगना होता है। ये प्रमेय भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। और हमेशा याद रखिएगा, अर्धवृत्त पे जो भी कोण आपका बनता है वो हमेशा यहाँ पर समकोण होता है, तो ये आपका समकोण होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। मतलब अगर आपके पास एक चतुर्भुज है, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब कि जो उसके आमने सामने के कोण होते हैं, तो आप देखो आकृति में ये वाले आमने सामने के कोण है और ये वाले, तो इनमें से किसी भी एक का एक युग्म का योग
या तो इन दोनों का या फिर इन दोनों का। अगर किसी भी एक युग्म का योग 180 हो तो जो ये चतुर्भुज है ना, ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। तो एक चतुर्भुज चक्रीय तब भी कहलाता है जब अगर इसके चारों शीर्ष जो कि ABCD है, अगर वो चारों वृत्त के ऊपर ही है तो फिर जो वो चतुर्भुज है ना, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर हो गई ये वाली प्रमेय भी? चलिए, उसके बाद लास्ट रह गई, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। उदाहरण, कोण A जो है वो कोण B के बराबर होगा। वृत्तखंड अभी हम समझ के आए हैं, उसमें हमें एक चाप और एक जीवा चाहिए होती है। चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड होता है ना? तो उस पे एक ही वृत्तखंड पे जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ठीक है, सारी प्रमेय समझ में आ गई? किसी में भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम जो क्वेश्चंस हमको यहाँ करने हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास में आपने वर्कशीट की थी जब वृत्त की, तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया भी था। जिन्होंने कमेंट किया था उनको तो याद होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, सेकंड है जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को डैश कहते हैं। क्या था? जीवा और चाप। अभी तो हम यहाँ करके आए, इस वाले प्रमेय में भी किया हमने। वृत्तखंड ही तो था, और आप ऊपर देख लो, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र क्या है? वृत्तखंड। लिख दो यहाँ पर। मैंने कहा था ना, अगर आपने एक बार सारी प्रमेय कर ली और ये सब समझ लिया वृत्त के बारे में, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। तीसरा देखो, त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरे को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और डैश के मध्य का क्षेत्र है। चाप के दोनों सिरों को, जो चाप के दोनों सिरे, ये था ना त्रिज्याखंड, ये था ना, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, फिर है दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है और AB जो है वो AC के बराबर है, तो कोण ABC किसके बराबर होगा? देखो ये आकृति दे रखी है आपको, ये वाली आकृति है इसकी, क्योंकि BOC वैसे तो ये भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ABC, हाँ ये वाली आकृति है। ABC जो है ये वाला कोण, ये किस कोण के बराबर है अगर BOC आपका व्यास है? तो देखो ये दोनों आपको बराबर दे रखी है। आपको पता है ना, जब भी दो भुजाएं, एक त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण ACB के बराबर होगा। और एक और चीज अभी हमने जानी थी कि अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो समकोण होता है, तो ये तो 90 डिग्री का है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों कोण को बताओ ये कितने कितने डिग्री के हैं, तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर है। तो इन दोनों कोण को मैं x मान लेती हूँ, और आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है? 180 होता है। तो आप ये कोण निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो ना यहाँ से। तो 2x किसके बराबर आ गया? 90 के। 180 के पास ले गए, 90 को तो माइनस हो गया वो, तो x कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 2 कट करोगे तो 45 आंसर। तो इसका मतलब जो आपके पास कोण ABC है वो भी 45 है, और जो कोण ACB है वो भी 45 है। यहाँ पर तो आपको रिक्त स्थान में दिया था तो हमने ACB लिख दिया कि जो ABC है वो ACB के बराबर होगा। पर अगर आपको डिग्री निकालने के लिए बोले तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, यदि सर्वांग वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो ये अभी हम प्रमेय में करके आए हैं कि अगर केंद्र पर कोण बराबर होते हैं तो जो जीवाएं हैं वो भी क्या होती हैं? हमारी बराबर होती हैं। या फिर जो जीवाएं बराबर होती है वो केंद्र पर जो है कोण बनाती हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी प्रमेय में किया था, तो इसमें A आंसर है। ठीक है, फिर है AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जिसमें AOB 80 डिग्री है, ये वाला है, ये आकृति है, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। तो COD ये वाला कोण कितना होगा?
तो देखो जब दो कोण बराबर होते हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, है ना। तो ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा, तो ये आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो देखो कितनी आसान वर्कशीट थी। अगर आपको प्रमेय सारी पता है अच्छे से वृत्त की, और वृत्त के बारे में सब चीजें पता है तो क्लियर। छोटे से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कर लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट हमारी यहाँ पर खत्म होती है। वर्कशीट नंबर 7 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।